साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। अब हम यहाँ से कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे ICMR JRF 2022 या आप कोई भी एग्ज़ाम्स जब आप देते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो UG का एंट्रेंस हो या PG का एंट्रेंस हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस रूप में सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को अभी कवर करेंगे जहाँ से आपको इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक को कवर करते हुए जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आज जो मैंने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सिकल सेल अनीमिया। तो ये एक फेवरेट टॉपिक है ICMR के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पिक करते हैं। तो सबसे पहले सिकल सेल अनीमिया को कवर करने से पहले हम थोड़ी सी एक जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि अनीमिया से रिलेटेड है। तो अगर आप एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया क्या होता है, तो बेसिकली एनीमिया जो होता है इस केस में क्या होता है कि जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कह लीजिए या फिर आप RBC कह लीजिए, हीमोग्लोबिन या RBC का लेवल जब आपकी बॉडी में डाउन होता है ब्लड में, तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। बेसिकली अगर आप बात करते हैं कि अनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो कुछ कॉमन टाइप के अनीमिया होते हैं, जिसमें एक पहला आपका जो कॉमन टाइप का अनीमिया होता है वो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन है। बट इसके अलावा भी दो टाइप्स और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में ये बहुत ही फेवरेट टाइप के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला अनीमिया मैं आपको बताता हूँ जो कि है परनीशियस अनीमिया, इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। बाकी अभी थोड़ी सी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। परनीशियस एनीमिया ये जो होता है ये आपके विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। अब B12 की डिफिशियंसी से क्यों होता है, क्योंकि जब आप अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जैसे अगर आप जब हीमोग्लोबिन जो कि RBC का मेन कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन में जब आप हीम की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जो सारे विटामिन B12 होते हैं ये सब उसके एज अ को फैक्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और जो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया कॉज होती है वो है परनीशियस एनीमिया। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट अनीमिया जो हम पढ़ते हैं वो है फॉलिक एसिड की कमी से जो अनीमिया कॉज होती है, फॉलिक एसिड, इसकी वजह से जो एनीमिया कॉज होती है उसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये विटामिन का चार्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को हमेशा अपने को रिकॉल रखनी होगी। कहीं ना कहीं ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिला होगा। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद अगर हम अनीमिया की बात कर रहे हैं तो हम RBC की बात कर रहे हैं। जब हम RBC की बात कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड हम आपको कुछ बातों को रिकॉल कर देते हैं। अगर आपको RBC के बारे में कुछ बातें बतानी हो तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमने अभी तक कवर की। अब हम पढ़ाई करते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया इज ए सीवियर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया। इसको हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया बोलते हैं बिकॉज ये एक तरह का जेनेटिकली डिजीज़ होती है जो कि ट्रांसफ़र होती है अपने पुरोजेनी में, इन विच अ म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। म्यूटेशन होता है, किसका म्यूटेशन होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, जिससे RBC की जो शेप होती है वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, यानी कि हंसिया आकार हो जाती है। इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज़ अ कॉमन एमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये आपको कॉमन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है वो ट्रांसवर्जन होता है या सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है।
अब यहाँ पर जब म्यूटेशन की स्टोरी आती है तो हम इसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। बेसिकली म्यूटेशन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक होता है साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा होता है मिससेंस म्यूटेशन। ये सब बातें आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है नॉन सेंस म्यूटेशन। तो अब बेसिकली इन सब में होता क्या है, हम जल्दी जल्दी से इनको समझ लेते हैं। साइलेंट म्यूटेशन होता है कि जब आपके न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो और वो सेम ही फंक्शन करे जैसा वो पहले कर रहा था। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कोडॉन था AGG, अब यहाँ पर एक बेस पेयर में चेंज हुआ है और ये कन्वर्ट हो गया है ATG में। ये दोनों ही कोडॉन डिफरेंट है, बट अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ और मान लेते हैं कि ये दोनों ही कोडॉन प्रोलीन को कोड करते हैं सपोज, तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, जहाँ पर उसके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा टाइप का जो म्यूटेशन, सेकेंड क्लास जो म्यूटेशन है वो है मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है और इसी को ही हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, जो अभी यहाँ पे आपने देखा। जैसे कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन लिखा हुआ था, या पॉइंट म्यूटेशन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि एक बेस पेयर में ही यहाँ पे म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर गौर करेंगे तो मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मान लीजिए जो सिकल सेल एनीमिया की स्टोरी होती है, मान लीजिए कि ये कोई एक कोडॉन था जिसका था GUG। ये वैलीन को कोड करता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोडॉन है। आपने ये पढ़ा होगा कि AUG एक कोडॉन होता है जो कि इनिशिएशन, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो वो इनिशिएशन का काम करता है, और AUG जो होता है वो किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, अमाइनो एसिड। ठीक है। बट ये स्टोरी जो होती है ये 98% केसेस में ये फॉलो होती है। अगर आपके सिस्टम में कभी अगर AUG नहीं मिलता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, तब जो एक्सेप्शनल केस में जो कोडॉन आपका इनिशिएशन का काम करता है वो GUG ही होता है। ये बात आप याद रखेंगे अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए। अब GUG नॉर्मल तो ये वैलीन को कोड करता है, बट ये जो होता है जब ये इनिशिएशन का काम करेगा तब ये मेथियोनिन को कोड करेगा। तो ये हुई कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हमने बात किया पॉइंट म्यूटेशन की। तो पॉइंट म्यूटेशन या मिससेंस में आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि कोई कोडॉन ATG है, अब ये मान लीजिए AAG हो गया। केवल एक कोडॉन का यहाँ पे चेंज हुआ है, बट दोनों ही सेम अमाइनो एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड को अब कोड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पहला ये जो था ये वैलीन को कोड कर रहा था, अब ये प्रोलीन को कोड कर रहा है। तो इस तरीके का जो म्यूटेशन होता है वो कैसा म्यूटेशन होता है, मिससेंस म्यूटेशन होता है। फिर आपका जो तीसरा म्यूटेशन आता है वो होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी म्यूटेशन होने के बाद आपका न्यूक्लियोटाइड फ्रेम जो होता है वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये स्टॉप कोडॉन भी आपको याद रखने होंगे। बेसिकली 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन आप याद रखेंगे। इसका एक नाम भी होता है जिस सीक्वेंस से हम इसको ओकर अंबर ओपल बोलते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके की स्टोरी है जो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आई होप यहाँ से आपको म्यूटेशन की स्टोरी क्लियर हुई। अब अगर हम क्लासिफिकेशन में दूसरे पैरामीटर को भी कंसीडर करते हैं तो एक तरीका और होता है क्लासिफिकेशन करने का, और वो होता है ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन। अब हम इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से कि ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इस रिस्पेक्ट में बोलें कि म्यूटेशन होने के बाद जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, अगर वो
प्यूरीन से प्यूरीन में ही कन्वर्ट हुआ या पायरिमिडीन से पायरिमिडीन में कन्वर्ट हुआ, मतलब सेम में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि आपका न्यूक्लियोटाइड प्यूरीन से पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो गया या वाइसी वर्सा पायरिमिडीन से प्यूरीन में कन्वर्ट हो गया, जब ये डिफरेंट कंडीशन होती है तब हम इसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो ये स्टोरी फॉलो होती है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, द म्यूटेशन जो होता है यहाँ पर वो कैसा म्यूटेशन है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे या इसी के लिए हम मिससेंस म्यूटेशन भी करेंगे, ठीक है। कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है, ए से टी का सब्स्टिट्यूशन होता है इन द कोडॉन फॉर अमाइनो एसिड 6। मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोटीन यहाँ पे जो एक चैन होती है वहाँ पे 6th पोजीशन ऑफ द कोडॉन पे ये सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। इसके बाद एक बात हम और भी याद रखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड्स की ये बनी होती है, यहाँ पे 2 चैन होती है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। 2 अल्फ़ा होती है और 2 बीटा होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और जो सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन हो रहा है वो बीटा चैन में हो रहा है, जो कि 6th पोजीशन पे होता है बीटा चैन के, ठीक है। तो अब हम इसको और आगे देखते हैं, जहाँ से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड से वैलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो कंडीशन अराइज होती है वो सिकल सेल एनीमिया होती है। बाकी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूँ, आप इसको कैसे मेमोराइज़ रखेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो जैसे कि आप इस तरीके से भी इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जैसे कि जो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आया, ग्लूटामिक एसिड से वैलीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसको मेमोराइज़ करने में तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो हुई डिज़ीज़ कॉज हुई, तो डिज़ीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो ये बुरी चीज़ होती है। और आप थोड़ी सा मूवीज़ वगैरह का शौक़ रखते हैं तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि 2 कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो होता है और एक विलन होता है। तो जो गलत काम करता है वो हमेशा विलन ही करता है। तो आप वी को वी से जोड़ दीजिए, वी फॉर विलन, वी फॉर वैलीन और वी फॉर ट्रांसवर्जन, ठीक है। वी फॉर क्या होगा, ट्रांसवर्जन होगा। तो जितनी वी वाली स्टोरी होगी वो इन सब पे अप्लाई होगी। तो आई होप कि अब ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और ऐसे ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वहाँ पे बैठ के इसको कोडॉन को चेक करेंगे कि क्या हुआ है। तो आप इसको जितना अच्छे से मेमोराइज़ रखेंगे वो आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहेगा।